आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो 2 हैं। एक तो ये है कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने जैसे माँग की है कि नेतन्याहू के ऊपर क्रिमिनल का ना सिर्फ़ केस चलाया जाए वरन जब केस आगे बढ़े तो उनकी जो सज़ा होनी चाहिए वो सज़ाए मौत होनी चाहिए। देखिए आईसीसी का काम करने का तरीका ऐसा है कि पहले तो आईसीसी के 124 देश हैं जो कि आईसीसी के सिग्नेटरी हैं, यानी आईसीसी का कायदा कानून मानते हैं। दुनिया में 200 मुल्क हैं, तो अभी भी 80 के करीबन देश ऐसे हैं जिसमें कि अमेरिका है, इज़राइल तो है ही, भारत भी है, जो कि आईसीसी के सिग्नेटरी नहीं हैं। लेकिन ख़ैर अगर नेतन्याहू किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं भविष्य में जहाँ पे कि उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसके बाद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का जो बयान आया है, उस पर आगे कार्रवाई की जा सकती है कि नेतन्याहू पर जो सज़ा हो, वो सज़ाए मौत हो। एक और बड़ी डेवलपमेंट यूक्रेन से आई है आज। वो डेवलपमेंट ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बयान दिया है कि 2025 यानी आने वाले साल में इस यूक्रेन और रूस के युद्ध की जंग बंदी हो जाएगी। लगता है कि उन्होंने भी अब ये करीबन-करीबन मान लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बन जाएँगे, तो यूक्रेन के ऊपर और ज़ेलेंस्की के ऊपर थोड़ा-सा हल्का-सा दबाव आएगा कि वो अब रूस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएँ। तो दोनों ही खबरें जो हैं वो पॉज़िटिव डेवलपमेंट है। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध शायद इस साल खत्म हो जाए, अगले साल खत्म हो जाए और दूसरी तरफ नेतन्याहू के ऊपर जब दबाव आएगा आईसीसी का, दुनिया के दूसरे मेंबरन कंट्रीज़ का, तो नेतन्याहू भी चाहेंगे कि शायद बातचीत करके अपने साइड को थोड़ा-सा हल्का कर लें। जी। अ, ये सही कह रहे हैं और ये 2 बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी जो आपने दी है। कैप्टन साहब ये तो आप सही कह रहे हैं कि जब किसी मुल्क में जाएँगे, लेकिन जो एक आदमी की ख्वाहिश होती है, एक आदमी की चाहत होती है, एक आदमी की डिमांड होती है, वो कम से कम उस प्लेटफ़ॉर्म से वो डिमांड कर सकता है और मैं समझता हूँ कि वो डिमांड जो है वो कही गई। एक चीज़ और जो आपने भी सुनी होगी कि आयतुल्लाह ख़ामनाई के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो कैंसर से पीड़ित हैं, हो गए या वो कोमा में चले गए हैं, उनको जो है वो छिपा दिया गया है। ये तमाम चीज़ें एक बार फिर आयतुल्लाह ख़ामनाई लोगों के बीच में आए हैं और उन्होंने तकरीबन 45 मिनट का खुतबा दिया है, 45 मिनट की तकरीर की है और एक तरीके से जो अपने लोग हैं, मिलिट्री है जो उनका जो पावर है, उसको फिर हौसला देने काम किया है। और आपको पता है कल ये खबर आई थी कि तमाम मिसाइल्स जो हैं वो बॉर्डर पे तैनात कर दिए गए। इनका इस वक्त आना अवाम के बीच में फिर एक बार कैसे देखते हैं कैप्टन साहब? ये कितनी बड़ी हिकमत अमली है? जी हाँ, आयतुल्लाह ख़ामेनी जो हैं उनकी उम्र हो चुकी है, तो पश्चिमी मीडिया को एक मौका मिल गया प्रोपेगेंडा करना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद कैंसर से पीड़ित हैं, शायद उनके बेटे ने उनको थोड़ा-सा दरकिनार करके उनका बेटा जो है मुज्तबा ख़ामेनी वो शायद सत्ता की कुर्सी में बैठ गए हैं। अच्छी बात ये हुई कि ईरान को मालूम है कि ऐसे पश्चिमी प्रोपेगेंडा का जवाब कैसे देना है। तो जैसे ही ये पश्चिमी मीडिया ने खबरें उड़ानी शुरू की तो पिछले हफ्ते भी और अब फिर दोबारा आयतुल्लाह अली ख़ामेनी लाइव आए, लोगों के सामने आए। जहाँ तक ईरान के लोगों की बात है, ईरान की आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और रिवॉल्यूशनरी गार्ड की बात है, उनको पहले से मालूम था कि आयतुल्लाह ख़ामेनी सही सलामत हैं। ये तो सिर्फ़ पश्चिमी मीडिया हवा चलाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा ईरान को कमज़ोर दिखाने के लिए। एक और चीज़ जो
पश्चिमी देशों को समझना पड़ेगा कि महज एक लीडर के बदलने से या एक लीडर के मारे जाने से एक देश अपना जो हक है उसकी लड़ाई छोड़ता नहीं है। ऐसा हमने तब देखा जब हमास के सारे टॉप लीडर्स को एक-एक करके मारा गया। हिज़्बुल्लाह के बारे में भी हमने ये देखा कि जब हिज़्बुल्लाह के टॉप लीडर्स को ऊपर से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को मार डाला गया। लेकिन दोनों ही जो ऑर्गेनाइज़ेशन थे हमास और हिज़्बुल्लाह वो लड़ाई जारी रखे। क्योंकि किसी भी मैच्योर यानी फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनाइज़ेशन में पहले से ही तय होता है कि अगर नंबर 1 को कुछ हो जाए तो नंबर 2 कौन होगा, नंबर 2 को कुछ हो जाए तो नंबर 3 कौन होगा। तो आमतौर पे टॉप मोस्ट लीडर के मारे जाने के बाद से लड़ाइयों में आजकल की बात कर रहा हूँ, आजकल टॉप मोस्ट लीडर के मारे जाने पर जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो पहले की तरह से लड़ती रहती है अपने हकूक के लिए। जी। बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कैप्टन साहब कि जिस तरह से कहा जा रहा था साहब बेटे ने कब्ज़ा कर लिया, भई वो बादशाहत तो नहीं है। ईरान जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ बाकायदा इलेक्शन कराए जाते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि वहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी थी कि साहब वहाँ पे बेटा कब्ज़ा कर लेगा? कोई बादशाहत तो है नहीं। ईरान में गवर्निंग काउंसिल तो फिर होती इस है। तरह की बातें क्यों की? ईरान में गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें कि 12 मेंबरान होते हैं और वो देश भर के हर तबके से आते हैं। अलग-अलग रीजन से कोई जज होते हैं, कोई फाइनेंशियल होते हैं, कोई रिलीजियस लीडर होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर जो हैं वो आयत अली खुमानी के सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो ऐसे में किसी भी एक बंदे का समझ लीजिए जैसे कि पश्चिमी मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उनके बेटे मुस्तफा अली ने उनको हटा दिया और उनकी गद्दी पर बैठ गए। ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, होता नहीं है। खासतौर से ईरान में मुश्किल है क्योंकि ईरान में आयतुल्लाह अली खुमैनी के सपोर्ट में तो इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सारे टॉप कमांडर हैं। तो होता ऐसे है कि पश्चिमी मीडिया अफ़वाहें फैलाती है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है और ईरान की जो मीडिया है, खासतौर से सरकारी मीडिया ऑफ़िशियल जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनका काम होता है कि पश्चिमी मीडिया के इन दुष्प्रचार का यानी बैड प्रोपेगेंडा का खंडन करना, जो कि उन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया। जहाँ तक आयत-ए ख़ुमानी की बात है देखिए 2 तरीके होते हैं। कई जगह पर जो टॉप मोस्ट लीडर होता है वो पहले से ही देश अवाम को बता के रखता है कि मेरे बाद अगला लीडर कौन होगा। तो उससे होता ये है कि अगर टॉप लीडर को कुछ हो जाए तो खलबली कम होती है, कन्फ्यूजन कम होता है और क्योंकि सबको पता होता है कि नंबर 2 कौन है क्योंकि टॉप लीडर ने पहले से ही वो बताया हुआ है। तो कन्फ्यूजन कम होता है और एक बहुत स्मूथ हस्ताक्षरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है। कोई इंटरनल रेबेल या इंटरनल खींचातानी नहीं होती है। तो कई देश ऐसा करते हैं। जैसे भारत में भी हमको सबको मालूम है कि प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट या अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो उनके बाद रूलिंग पार्टी में नंबर 2 कौन है। तो ऐसे में अगर समझिए भारत में प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए तो या प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो जाए तो ट्रांसफर ऑफ पावर बहुत स्मूथली हो जाता है। कोई इंटरनल रस्साकशी नहीं होती। जी।